हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर लेते हैं और ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अपन कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिएगा, यूज ऑफ डू, बी एंड हैव वर्ब्स। यूज ऑफ डू, बी एंड हैव वर्ब्स। एक्चुअली क्या होता है कि अपन डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब का जो अधिकांशतः यूज करते हैं और ये सोच लेते हैं कि इनका यूज केवल ऑक्सिलरीज के रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में केवल हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज के तौर पर इनके यूज तक हम सीमित ना रहेंगे, बल्कि वेरियस जो विभिन्न प्रकार का इनका जो यूज है उन सभी पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक वर्ड लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब इंग्लिश में टोटल कितनी होती है आपको पता है? 24। और ऑक्सिलरी वर्ब को ही अपन किसके रूप में जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। क्लियर? इंग्लिश में जो टोटल 24 ऑक्सिलरीज होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनको अपन मुख्य तौर पर दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्लियर? प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो संख्या में 11 होती है और मॉडल ऑक्सिलरीज संख्या में 13 होती है। ठीक है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर 11 in number as well as model auxiliaries are 13 in number। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है वो 11 होती है और मॉडल ऑक्सिलरीज होती है वो 13 होती है। इन सभी 24 वर्ब्स का जो यूज है अपन स्पेशली जो है किसके रूप में करते हैं? ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। देखिएगा, इन दोनों को अगर अपन डिफाइन करते हैं कि ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो हेल्प किसमें करती है? आपके टेंस एंड एस्पेक्ट्स को बनाने में या उनको एक्सप्रेस करती है, उनको बनाने में सहायक होती है। जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज है वो मूड, मनोदशा व्यक्त करती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो 11 होती हैं जो टेंस और एस्पेक्ट बनाने में सहायता करती है, जबकि मॉडल्स हैं वो 13 होती हैं जो मूड, मनोदशा व्यक्त करने में सहायक होती है। अब अपन आगे इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो देखिएगा, एक्चुअली जब अपन टेंस एंड एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो दो होते हैं, है ना? एक्चुअल टेंस की अगर हम बात करें तो दो होते हैं। कैसे होते हैं दो? कौन कौन से होते हैं दो? पहला होता है आपके पास्ट और दूसरा होता है आपके प्रेजेंट। ठीक है? फ्यूचर जो है एक्चुअल टेंस के रूप में नहीं माना जाता है, इसके संदर्भ में अभी अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, और वो जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज हमेशा सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। हमेशा, चाहे इनका यूज ऑक्सिलरीज के रूप में हुआ हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहे इनका यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ हो या लिंकिंग वर्ब के रूप में हुआ हो, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज अपन बात करते हैं 11, इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। नंबर आपको पता है, सिंगुलर, प्लूरल, इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
थर्ड पर्सन। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज है इनका यूज कभी भी सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, इनका जो है मॉडल ऑक्सिलरीज के यूज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज डू, बी और हैव का अपन यूज करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? तो ये जानकारी करने के बाद अपन बात करते हैं कौन कौन सी डू वर्ब्स होती है, कौन कौन सी बी वर्ब्स होती है और कौन कौन सी हैव वर्ब्स होती है और उनके जो विभिन्न प्रकार के यूज हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा डू वर्ब, इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। डी वर्ब और आपके हो गई हैव वर्ब्स। क्लियर? तीन जो फैमिलीज हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। डू वर्ब होती है वो आपके डू, डज और डिड। डू, डज और डिड तीन होती है नंबर में, संख्या में। बी वर्ब से वो आपके इज, आर, एम, वॉज, वर। क्लियर? 5 होती है आपके संख्या में। और हैव वर्ब से वो आपके हैज, हैव और हैड, ये भी 3 होती है। क्लियर? डू वर्ब्स डू, डज, डिड। बी वर्ब्स इज, आर, एम, वॉज, वर। हैव वर्ब से आपके हैज, हैव और हैड। ठीक है? अब देखिएगा ये जो हैं डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, ये सभी आपके प्रेजेंट को एक्सप्रेस करती है। किसको एक्सप्रेस करती है? प्रेजेंट को एक्सप्रेस करती है। जबकि आपके डिड, वॉज, वर और हैड ये है जो आपके पास्ट को एक्सप्रेस करती है, इंडिकेट करती है। क्लियर? प्रेजेंट के लिए कौन कौन सी वर्ब्स हैं? डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव। और पास्ट के लिए डिड, वॉज, वर और हैड। ठीक है? ये तो आपने टेंस के अकॉर्डिंग देखा है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद कि इनमें से सिंगुलर और प्लूरल का जो रोल है वो कैसे होता है, कौन कौन सी वर्ब्स का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा या किसका यूज जो है सब्जेक्ट के पर्सन पर डिपेंड करेगा। तो देखिएगा डू है वो आपके है प्लूरल, बहुवचन। डज है वो है आपके सिंगुलर, एक वचन। इज है आपके सिंगुलर, एक वचन। आर है आपके प्लूरल, बहुवचन। और एम का स्पेशली यूज जो है केवल आई के साथ होता है जो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन में केवल आई, ना कि वी के साथ, बल्कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और इसके बाद देखिएगा हैज आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है? इसी प्रकार से देखो आगे बात करते हैं डिड। इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हो सकता है और होता है। क्लियर? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों के साथ में डिड का प्रयोग हो सकता है। और ठीक ऐसी बात अपन जानते हैं किसके साथ? हेड के साथ, कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है? दोनों के साथ में आप किसका यूज कर सकते हो? हेड का यूज कर सकते हो और होता है। ठीक है? जहां पे इनका यूज होना है। डिड और हैव जो है वो सिंगुलर और प्लूरल बोथ सब्जेक्ट के साथ में प्रयुक्त हो सकता है। वॉज का यूज जो है वो आपके सिंगुलर और वर का जो यूज है आपके प्लूरल। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने बात की कि कौन सी वर्ब्स जो है आपके प्रेजेंट और कौन सी जो है आपके पास्ट को एक्सप्रेस करती है। ठीक है? और इसके बाद में कौन सी वर्ब का यूज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और कौन किसका जो यूज है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। और डिड और हैव दोनों ऐसी वर्ब है जिनका जो यूज है सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर? अब अपन चलते हैं, एक एक फैमिली को लेते हैं और उसका जो है
विभिन्न प्रकार से जो यूज है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके डू वर्ब्स, ठीक है। और डू वर्ब्स में कौन हो गए आपके डू, डज और डिड, ठीक है। डू आपके प्लूरल है, ठीक है, और डज आपके सिंगुलर है, और डिड आपके प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों के साथ में प्रयुक्त हो सकती है। क्लियर। डू और डज प्रेजेंट को एक्सप्रेस कर रही है, जबकि डिड जो है पास्ट को एक्सप्रेस कर रही है। अब अपन इनके यूजेस की बात करते हैं कि इनका जो यूज है वो आप किस किस संदर्भ में किस किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर। पहले प्रकार की बात करते हैं अपन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब मतलब मैं बात करता हूं कि इनका यूज अपन किस संदर्भ में कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के संदर्भ में कर रहे हैं। क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका प्रयोग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा डू और डज, इनके साथ में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, प्रेजेंट फॉर्म आएगी, और डिड के साथ भी हमेशा मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी। तो यहाँ आपको ये देखने को मिलता है कि यदि डू डज डिड का यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है, तो इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है। और डू डज प्लस प्रेजेंट फॉर्म जो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाती है, और डिड प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है बनाती है। क्लियर। आप यूं कह सकते हो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और सिंपल पास्ट। ओके। तो यहां पे देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो देखिएगा डू डज और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, और डू डज प्लस प्रेजेंट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाती है, जबकि डिड प्लस प्रेजेंट फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाती है। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डू वर्ब्स होती है, डू डज और डिड, इनका यूज जो है नेवर, डू वर्ब्स नेवर यूज्ड इन affirmative और पॉजिटिव सेंटेंसेस। मैं किसके रूप में बात कर रहा हूं, इनका यूज ऑक्सिलरीज के रूप में बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात कर रहा हूं। और यदि डू वर्ब का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो आप इनका यूज कभी भी सकारात्मक वाक्य में नहीं करेंगे। इनका यूज कहां पे होगा, केवल जो है आपके नेगेटिव एंड क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में ही होगा। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे अफर्मेटिव अगर मैं सेंटेंस लेता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, दे ऑफन कम लेट। तो यहां पे देखिएगा, यहां पर अपन ने डू वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है, क्योंकि सेंटेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। सी वेंट देयर यस्टरडे, सी वेंट देयर यस्टरडे। यहाँ पे देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस लिया है, इसलिए यहाँ पर डू वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस की बात करूं, यदि इसका मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट
come late, they do not come late। या अगर क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, do they come late। ओके, और जैसे दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे अपन, she did not go there yesterday, she did not go there yesterday। या क्वेश्चनिंग सेंटेंस की बात करूंगा, did she go there yesterday। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि जब अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा, सकारात्मक वाक्य को देखा, तो उनमें डू वर्ब का यूज जो है नहीं होता है, जबकि नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस में अगर बात करें तो डू डज डिड का यूज होता है। तो डू डज के साथ बेस फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है और डिड प्लस बेस फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो काफी हद तक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, she does not do like this, she does not do like this। यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज का यूज हुआ है और इधर डू का भी यूज हुआ है। चलिएगा, दे डिड नॉट डू। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर डज का यूज हुआ है, यहाँ पे डिड का यूज हुआ है, यहाँ पे डू का यूज हुआ है। तो इस संदर्भ में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये डज और डिड का यूज हुआ है, ठीक है, ये किसके रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस में करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो डू का प्रयोग हुआ है, ये आपकी मेन वर्ब की बेस फॉर्म है। मेन वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि डू वर्ब्स का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसे पढ़ते हैं, उनका यूज मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है। जो अपन यूसेज नंबर 2 की बात करते हैं, ये पहला पढ़ा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरीज के रूप में। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो यूज है इनका, एज ए मेन वर्ब। एज ए मेन वर्ब, डू वर्ब्स का यूज जो है अपन यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं। तो देखिएगा, मेन वर्ब की फॉर्म्स होती है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक है, और पास्ट फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, ठीक है। बेस फॉर्म जो होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो 2 प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल, और जब इसके साथ में एस या ईएस आप ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट फॉर्म क्या है आपके, डू, तो सिंगुलर क्या है भाई आपके, डस, और पास्ट फॉर्म क्या है, डिड, और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, डन। ओके, तो इस रूप में अपन इनका यूज मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। चलिएगा एग्जाम्पल लेते हैं। I have done that, I have done that। तो यहाँ पे देखिएगा डू की पास पार्टिसिपल फॉर्म आई है, ठीक है ना, he did it yesterday। तो यहाँ पे देखिएगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब के रूप में किसका यूज हुआ है, आपके डिड का यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपको ये समझने को मिलेगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये जो यूज हुआ है डिड का वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहली चीज है, बोलिएगा वर्ब के रूप में केवल किसका प्रयोग हुआ, डिड का, केवल डिड का प्रयोग हुआ। अच्छा, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरली जहां पर हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमेशा किसका यूज होता है, मेन वर्ब का यूज होता है। क्लियर?
अब देखो मेन वर्ब का यूज होना एक सेंटेंस के लिए कंपलसरी है, क्लियर। जबकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप सेंटेंस बना सकते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस बना सकते हैं। कौन सा? अभी अपन ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बिना डू वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हुए अपन ने सेंटेंस बनाया था। लेकिन मेन वर्ब का यूज जो है वो प्रिंसिपल है, कंपलसरी है, मुख्य तौर पर आपको प्रयोग करना होगा। क्लियरली आप समझ गए? तो अब इसमें देखिएगा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, और सेंटेंस अफर्मेटिव है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब आ रखी है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि जो डू का यूज है वो डिड का यूज है वो डू की पास्ट फॉर्म के रूप में हुआ है, सेकेंड फॉर्म के रूप में हुआ है। क्लियर? अब अगर बात करते हैं कि डज इट डेली, तो यहां पे देखिएगा अपन ने किसका यूज किया? डज का यूज किया। अब बताइए ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या मेन वर्ब के रूप में है? वही बात है, वर्ब के रूप में केवल किसका प्रयोग हुआ? डज का प्रयोग हुआ। अच्छा, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, ठीक है। और यहाँ से टेंस की भी पहचान कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो पहली बात है या तो सेंटेंस कैसा होता? नेगेटिव होता या क्वेश्चनिंग होता, जबकि ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। तो दूसरी बात जो है यहाँ पर डज का यूज जो है किसके रूप में हुआ है? स्वतंत्र, केवल अकेले ही इसका यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेन वर्ब की बेस फॉर्म डू है, जिसके साथ में आपने एस या ईएस ऐड किया और डज बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ओके, चलिए तो इसके बाद अपन बात करते हैं डू वर्ब्स का यूज। पहले किसके रूप में पढ़ा आपने? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर आपने किसके रूप में पढ़ा? मेन वर्ब के रूप में। चलिए तीसरे प्रकार की बात करते हैं कि डू वर्ब का यूज किसके रूप में होता है। तो देखिएगा डमी वर्ब के रूप में। किसके रूप में? डमी वर्ब के रूप में। और हो सकता है आपने कहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूं। डमी वर्ब का जो यूज है वो केवल डू वर्ब्स का होता है इनके रूप में, ठीक है। और किसके लिए होता है? यहाँ पर स्ट्रेस डालने के लिए या सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए इनका प्रयोग होता है, ठीक है। सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए डू वर्ब्स का यूज है वो डमी वर्ब के रूप में होता है और अकॉर्डिंग टू कॉनकॉर्ड सिस्टम होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। वो आपके किससे शुरू होता है? डू या डू नॉट से शुरू होता है। क्लियर? ये यहाँ पे देखिएगा डू, हियर, मी। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है या मेन वर्ब के रूप में है या दोनों के रूप में नहीं है। इस बात को जानने के लिए सबसे पहली बात करते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली बात है सेंटेंस कैसा है भाई? अफर्मेटिव। क्लियर? कोई इसमें संकोच नहीं है, ठीक है। अब आपने ये भी देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो है शुरुआत के जो 3 प्रकार होते हैं, डू या डू नॉट से शुरू होने वाला, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला, उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो कि अंडरस्टूड होता है और उसको ओमिटेड रखा जाता है, हिडन रहता है, ठीक है, उसे लिखा नहीं जाता है। क्लियर? अब देखिएगा अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो आपको पता है इसके बाद में किसका यूज होता? सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या आता? साइन ऑफ इंटरोगेशन आता। क्लियर? ऐसा नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है क्या ये मेन वर्ब है? तो ये मेन वर्ब होती तो फिर इसके बाद में वापस मेन वर्ब का यूज नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा जो फाइनाइट वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो आपके कौन है? हियर। क्लियर? तो यहाँ पे डू का यूज जो है मेन वर्ब के रूप में भी नहीं हुआ है। और जनरली मैं कह रहा हूं हियर मी, मुझे सुनिए, डू हियर मी, मुझे सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? क्या पुट किया जा रहा है? इंपोर्टेंस, टू बी डन लाइक दैट, व्हाट इज गिवन, व्हाट इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू यू, ओके, फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है।
तो यहाँ पे देखिएगा ये सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए डू का यूज किसके रूप में हुआ है, डमी वर्ब के रूप में हुआ है। जैसे आप बात करते हैं डू नॉट मेक ए नॉइज हियर, डू नॉट मेक ए नॉइज हियर, या आप बात करते हैं डोंट स्मोक हियर, ओके, डोंट स्मोक हियर। तो यहाँ पे देखिएगा किसका यूज हो रहा है, डू के साथ नॉट का यूज हो रहा है, जबकि मेन वर्ब के रूप में देखिएगा मेक और स्मोक का यूज हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा आपने एक चीज पढ़ा था प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, और प्रोहिबिट के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रोहिबिट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। और रिफ्यूज के लिए या अपन कह सकते हैं डिक्लाइन करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, विल नॉट का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, विल नॉट का प्रयोग करते हो। लेकिन जब आप कुछ ऐसा ना करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ना करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कैन नॉट का भी प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कैन नॉट का भी प्रयोग होता है। नॉट टू बी परमिटेड, नॉट टू बी परमिटेड टू डू लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा जो डू नॉट का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, मनाही करने के लिए हुआ है कि आप ऐसा ना करें, अदरवाइज कोई कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा किसका यूज हुआ है, डू नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बात करता हूं ही डज इट, वह ऐसा अक्सर करता है। क्लियर। अब अगर कहते हैं ही डज डू इट, ही डज डू इट, तो यहां पे देखिएगा सेंटेंस कैसा था, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसलिए कि यहाँ पर वर्ब के रूप में केवल किसका प्रयोग हुआ है, डज का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकती, नेगेटिव या क्वेश्चनिंग सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ सकता है, तो ये मेन वर्ब के रूप में है। अब आपने क्या किया, डू के साथ में एस या यस ऐड कर दिया। क्लियर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपने यहाँ पे भी डू का प्रयोग किया, यहाँ पे भी डू का प्रयोग किया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डू का डज कैसे हुआ और ये डू कौन सा है, मतलब मेरे कहने का ये है कि इस सेंटेंस को जब इसमें अपन ने ट्रांसफॉर्म किया तो ये डज, क्या ये डज बन गया या ये डू बन गया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये किसके रूप में प्रयुक्त था, मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में कौन है, डू है, बिल्कुल, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये इस प्रकार से डज का यूज कैसे हो गया, जब सेंटेंस नेगेटिव ही नहीं है, क्वेश्चनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए ही डज डू इट, उसे ऐसा करना होता है एक्चुअली, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेस डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो डू डमी वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ कॉनकॉर्ड में आएगी, और कॉनकॉर्ड में आएगी तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो डू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस आएगी, यस ऐड हो जाएगा, डज बन जाएगा। और ये जो डज था वो मेन वर्ब के रूप में किसके रूप में प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पर डू के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा शी डिड दैट, शी डिड दैट, उसने ऐसा किया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं शी डू, शी डिड डू दैट। अब यहां पे देखिएगा यहां पर डिड जो है डू की पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। क्लियर। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो सेंटेंस नेगेटिव है और ना ही सेंटेंस क्वेश्चनिंग है, ठीक है। तो इसके रूप में यहाँ पर अपन देखें तो ये मेन वर्ब की जो है डू की सेकंड फॉर्म है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ना तो सेंटेंस नेगेटिव है ना ही क्वेश्चनिंग है, लेकिन डू डिड डू का यूज किया अपन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये डी है, ये डिड है, वो किसके रूप में आया है, डमी वर्ब के रूप में आया है। शी डिड डू दैट, उसने उसे ऐसा करना पड़ा, ठीक है। एम्फसाइज कर रहे हैं अपन, उसको स्ट्रेस कर रहे हैं उस सेंटेंस के मीनिंग को। तो यहाँ पे देखिएगा टेंस कौन सा है,
पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वहां पर जो डमी वर्ब है वो कौन आएगी, डिड आएगी, ठीक है। और ये जो पास्ट फॉर्म थी ये किस में बदल जाएगी, डिड के साथ, डू में बदल जाएगी। क्लियर, यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्यों, क्योंकि कॉनकॉर्ड सिस्टम में तो ये आ रही है, ठीक है, और कॉनकॉर्ड सिस्टम में ये आ रही है तो यहाँ पर